हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्राई स्मार्ट क्लासेस। आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास के मौर्य वंश के बाद के साम्राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें गुप्त साम्राज्य प्रमुख है। साथ के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो बिहार से जुड़ाव रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। इससे पहले कि हमने प्राचीन इतिहास में पूरा पाषाण युग से मौर्य साम्राज्य तक के बारे में हमने पीछे के वीडियो में आपको बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं मौर्य वंश के बाद की शासनकाल का स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग राजवंश ने स्थापना हुई। इसकी स्थापना कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे उनके सेनापति थे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की 185 ईस्वी में ईसा पूर्व स्थापना की। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ के प्रधान सेनापति थे। शुंग ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का कार्यक्रम त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया था। जो शुंग वंश थे वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, तो अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाए तो उन्होंने यज्ञों पर रोक लगा दी थी, तो शुंगों ने सैनिक वृत्ति अपना ली थी। तो इस वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग हैं, जो अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ के प्रधान सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी बने। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक थे। पुराणों के अनुसार देशभूति शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक था, जिसका हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। चलिए, मौर्य वंश के बाद बहुत ज़्यादा जो स्थिरता नहीं थी, शुंग और वो लोग आए। गुप्त साम्राज्य जब आया तब फिर से भारत में स्थिरता आई और बहुत अच्छा शासन किया। उसके बीच में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में ये उन्होंने शासन किया। तो इस शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति शुंग थे, जिनको उनके ही सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व हत्या कर दी और फिर कण्व वंश की स्थापना की। शुंग कालीन संस्कृति के जो प्रमुख तथ्य हैं, शुंग राजाओं के काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल का माना जाता है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बहुत सारे जो यज्ञ और उस पर रोक लगा दिया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। महान संस्कृत विद्वान पतंजलि मुख्य पुजारी थे। महाभाष्य के अलावा मनुस्मृति का मौजूदा स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया था। मानव आकृतियों के अंकन में कुशलता दिखाई गई है। एक चित्र में गरुड़, सूर्य तथा दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यंत महत्वपूर्ण कलापूर्ण है। 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए गए हैं, जिसका समर्थन धनदेव के अयोध्या शिलालेख में होता है। बोध गया के विशाल मंदिरों के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली। इसका निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ था।
इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। तो ये सारे शुंगकालीन संस्कृति के प्रमुख तथ्य हैं और इसको ब्राह्मण धर्म का पुनर्जन्म भी काल भी कहा जा सकता है। स्वर्ण मुद्रा, निष्क, दिनार, सुवर्ण मातृका कहा जाता था। तांबे के सिक्के करसापण कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द होता था। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। कन्याओं की शादी 12 वर्ष की आयु में कर दिया जाता था। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोगों के मस्तिष्क में परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा के प्रतिबिंब कर सकने में अधिक समर्थ था। शुंग राजाओं के काल में एक्चुअली क्या है, जो ब्राह्मण धर्म तो परंपरा, संस्कृति, विचारधारा का प्रतिबिंब के रूप में ज़्यादा अच्छा था। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। बरौत, सांची, विजयनगर की कला भी उत्कृष्ट है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। यवनों को मध्य देश से निकालकर सिंधु के किनारे तक खदेड़ दिया और पुष्यमित्र के हाथों सेनापति एवं राजा के रूप में उन्होंने पराजित होना पड़ा। यह पुष्यमित्र काल के सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जो पुष्यमित्र थे उन्होंने यवनों को बाहर जब वो सेनापति थे, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में जब अंतिम राज शासक के सेनापति थे तब भी, और राजा के रूप में, दोनों ही रूप में उन्होंने यवनों को पराजित किया। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। अशोक द्वारा जो बौद्ध स्तूप निर्माण करवाए गए थे, 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिए पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु 148 BC में हुई थी। इसके बाद उनके पुत्र राजा बने थे और फिर और लोग बने। 10 राजा उसमें बने थे। जो अंतिम शासक थे उनके सचिव जो थे वासुदेव, उनको हत्या करके एक नया राजवंश की स्थापना की जिसको कर्ण राजवंश बोलते हैं, जो लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त कर कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक थे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, कण्व वंश ने जारी रखा। ये भी ब्राह्मण धर्म को जारी रखे। इस वंश के अंतिम सम्राट सुष्मी कण्व अत्यंत अयोग्य और दुर्बल थे, जिससे मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो अंतिम सम्राट सुष्मी कण्व थे, बहुत ही निर्बल थे, अयोग्य थे। उनके शासनकाल में जो मगध क्षेत्र काफ़ी संकुचित हो गया, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया। बाकी सब प्रांत अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इस वंश के अंतिम सम्राट सुष्मी कण्व, जिसे सातवाहन साम्राज्य के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया था। सातवाहन साम्राज्य था, उन्होंने इनको हटा दिया था।
कुषाण वंश। मगध क्षेत्र में कुषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में अपना अभियान शुरू किया। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने तथा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ ले जाने के प्रमाण मिलते हैं। कुषाण वंश ने भी मगध क्षेत्र में अवशेष मिलते हैं, जिसमें कनिष्क के द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने और प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु अश्वघोष थे उनको अपने साथ ले जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो मैंने मतलब ये हुआ कि कुषाण वंश ने भी कुछ समय तक शासन किया था। इसके बाद जो आया गुप्त साम्राज्य, मतलब कि जो पूर्व मध्यकालीन मगध साम्राज्य इसको कहते हैं। इसमें जब मौर्य काल के बाद काफ़ी अस्थिरता भारत में हुई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को लगभग 80% भारत को कवर करता था, शासन उनका था। जब वो बीच में जो शुंग वंश, कौरव वंश, कुषाण वंश, इससे काफ़ी अस्थिरता फैली और सब छोटे छोटे प्रांतों में अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी मतलब में 3 राजवंश के उदय हुए, जो मध्य भारत में नाग शक्ति के रूप में, दक्षिण में वाकाटक और पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई लगभग 275 से 550 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। महाराजा गुप्त का नाम श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। उस टाइम महाराजा की उपाधि सामंतों को मिलती थी, मतलब कि ये किसी के अंदर होते थे। महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की, मतलब कि ये किसी और के अधीन थे। महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी का अधीन शासक थे। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारसियों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक थे। घटोत्कच जो श्रीगुप्त के पुत्र थे, उन्होंने 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पे शासन किया और उन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में राजा बने और वह अपने को स्वतंत्र राजा, बहुत बड़ा योगदान है इनका। इन्होंने लगभग 320 से 350 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, जो 320 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक थे जो प्रथम स्वतंत्र शासक। यह विदेशी शक्तियों को विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बने। इसीलिए चंद्रगुप्त क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज जो होता है, जो उसके आगे कोई नहीं होता, स्वतंत्र हो। चंद्रगुप्त प्रथम ने नवीन संमत गुप्त संमत की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। बाद में क्या हुआ, लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने बिंबिसार की नीति अपनाई, विवाह करके अपना
उससे राज्य को बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, गुप्त वंशावली में कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य के पहले उत्तराधिकारी थे, जो महाराजाधिराज थे, स्वतंत्र थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, और उसमें उनकी विवाह संबंध भी काफ़ी मददगार हुए। तो सबसे पहले उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया, फिर उनको लिच्छवी मिल गया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी का राज प्राप्त किया। उन्होंने इस विवाह के संबंध से क्या मिला, वैशाली राज्य प्राप्त हो गया, जो लिच्छवी के अधीन थे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्त इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य ने मगध साम्राज्य की पुनरुद्धार किया और बहुत विस्तार किया। लिच्छवी के दूसरे राज नेपाल के राज को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का चलन करवाया। लिच्छवी के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अनेक राज्यों को राजनीतिक दृष्टि से अपने राज्य को काफ़ी सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। उन्होंने लिच्छवी से शादी करके उनकी जो मगध साम्राज्य को काफ़ी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौसंबी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित की। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए इनके शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त शासक बने, जो 350 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हुई तो राजसी आसन पर समुद्रगुप्त बैठे। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें पर क्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वो महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। समुद्रगुप्त को वीणा वादन का शौक था। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंध को अपना मंत्री नियुक्त किया था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दर्शनशील, असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ था। वह हिंदू धर्म का पालन करता था। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म के प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म को पालन करते थे, इन्हें धर्म का प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से
पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत है। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थी, समुद्रगुप्त के स्वीकार करते थे। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था। समुद्रगुप्त ने सारे विदेशी शक्तियों और जो विकेंद्रीकरण राजनीतिक हुआ था वो सबको एक में समाहित किया और फिर से साम्राज्य का जो है नैतिक, बौद्धिक और जो भौतिक उन्नति चोटी पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। बहुत सारे समुद्रगुप्त के एक्चुअली दो पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। जो रामगुप्त थे काफ़ी निर्बल था, बड़ा था, इसलिए सबसे पहले वही राजा बने थे। लेकिन वो शकों के द्वारा पराजित हो गए, शक राज से पराजित हो गए और एक संधि के तहत उन्होंने अपनी वाइफ को उनको दे दिया। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो काफ़ी शक्तिशाली और वो थे, उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को हत्या कर दी और शक राज से उनकी वाइफ को छुड़ाया, मुक्त कराया और उनसे शादी की। उसके बाद वो राजा बने। तो रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद सम्राट बना, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राज को भेंट में दे दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी को शक राज से मुक्त कराया और विवाह कर लिया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सम्राट बना। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। वह समुद्रगुप्त के प्रधान महिषी दत्ता देवी से हुए थे। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसने विक्यांग, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश, वाकाटक, कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागराज कुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों के सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। फिर वाकाटक के साथ गठजोड़ होने से उन्होंने गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की, जिससे कि शकों का उन्मूलन हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया, क्योंकि अब उनको एक वाकाटकों का भी काफ़ी वो थे साथ मिला, तो जो शक थे उनको भगाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ। कदम राजवंश का शासन कुंतल कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र जो कुमारगुप्त
प्रथम हुए थे, उन्होंने उनका शासन जो शादी कराए कदम वंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बहुत विद्वान और कलाकार थे उनके दरबार में। उनके 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम देखिए क्या। छपड़क एक सन्यासी थे, बौद्ध धर्म मानते थे। इन्होंने भिक्षाटन तथा नाना थरकोश जैसे ग्रंथ की रचना की। छपड़क ने मानव जाति को नीति, अहिंसा, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। उनके दूसरे 9 रत्न धन्वंतरी थे, आयुर्वेदिक वैद्य, जो आयुर्वेद चिकित्सा की पुस्तक है उनकी रचना की। धन्वंतरी ने एक बार कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय की युद्ध में वो लग गया था तो उन्होंने दवा से ठीक किया था। कालिदास नाटक और कविता, उन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम जैसे ग्रंथों की रचना की। अमर सीमा कोश रचना, अमर कोश शब्दावली की रचना की। ब्राह्मीहिर ज्योतिष थे, बृहद संहिता जैसे ग्रंथ की रचना की। शंकु वास्तुकला, आर्किटेक्ट। भवनाभुद्यम जैसे ग्रंथ की उन्होंने रचना की। नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता थे। बेताल भट्ट धर्माचार्य थे। मंत्र शास्त्र जैसे विक्रम बेताल, बेताल पंचवटी का कहानी की जो रचना है बहुत प्रसिद्ध उन्होंने की। घटकपर संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई हरा देगा तो हम उसके यहाँ कुछ वो। उन्होंने घटकपर काव्य में नीतिसार को संस्कृत में लिखा है। बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष का काल रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में फाहियान चीनी यात्री आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय जो उनकी जो विजय यात्रा थी, उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। तो सबसे पहले उन्हें शक विजय, शकों पे विजय। पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज करते थे। लगभग 389 से 412 ईस्वी के मध्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। बाहिक विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंध के 5 मुखों को पार कर बाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल विजय। महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया था। गणराज्यों पर विजय। क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, परिणामतः क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन राज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। जो पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी थे, उन्होंने जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय आए तो इन्होंने फिर उनको हराकर गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 2 राजधानी थी। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी रखी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी को बनाया था अपनी राजधानी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आए, जो 415 से 455 ईस्वी तक शासन किए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। 415 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवा देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र थे, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त के छोटे गोविंद गुप्त कुमारगुप्त के वैशाली का राज्यपाल थे। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत है। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की थी। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधि धारण की। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्य आदि उपाधि धारण की थी। मिलरग्द अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी थे, किंतु उसने धर्म की सहिष्णुता की नीति को पालन किया। किसी धर्म से उनको बैर नहीं था, सबको मिला के चला। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं अभी तक। उसने अधिकाधिक साक्ष्यों में मयूर आकृति के रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सतारा जिले से प्राप्त 1395 मुद्राओं और अचलपुर से प्राप्त 13 मुद्राओं से अश्वमेध करने की पुष्टि होती है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध योग किया, जो उनके सतारा जिलों के और अचलपुर के मुद्राओं से वर्णित है। इसके बाद स्कंदगुप्त, जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किए, उनकी मृत्यु के पश्चात पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। पुष्यमित्र को स्कंदगुप्त ने ही कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे। सर्वप्रथम उन्हें पुष्यमित्र को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधि धारण की। कई अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त अच्छा शासक थे, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिसे 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया था। स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील था वो काफ़ी बारिश होने से टूट गया था, जिसको 2 माह के भीतर काफ़ी पैसा खर्च करके पत्थरों की जड़ाई करा के फिर से उस झील का निर्माण करवाया। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। हुण मध्य एशिया के एक बर्बर जाति थे। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। हुणों का जो प्रथम आक्रमण था स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। उन्होंने हुणों को आने से रोक दिया था, जो अपनी संस्कृति थी उनको बचाए रखा। स्कंदगुप्त राजवंश के आखिरी शक्तिशाली सम्राट थे, जो 467 ईस्वी में उनका निधन हो गया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया।
इसके बाद पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त है। पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी तक शासन किया। जो पुरुगुप्त थे वो बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए फलतः वो ठीक से शासन नहीं चला पाए और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। पुरुगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे और स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, जो 473 ईस्वी से 476 ईस्वी तक शासन किए, उनका उत्तराधिकारी बने। जो कुमारगुप्त द्वितीय की वो है, उनकी खड़े बुद्ध की कई मूर्तियां जो कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ज्ञात करता है, अभी सारनाथ में है। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त, जो 476 से 495 ईस्वी तक शासन किए। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक बने, जो नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्त के पुत्र थे। उनकी मां चंद्रा देवी थी। हेंगसान के अनुसार वह बौद्ध मत अनुयायी थे। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफी धन दिया। बुद्धगुप्त से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने नालंदा बौद्ध विहार, जो बौद्ध महाविहार है, उन्होंने बहुत पैसा दिया। इसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य, जो 495 से 530 ईस्वी तक शासन किए, ये बने, जो बुद्धगुप्त के छोटे भाई थे। जब बुद्धगुप्त की मृत्यु हुई तो उनके भाई नरसिंहगुप्त शासक बने। नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य था वो 3 भागों में बट गया: मगध, मालवा और बंगाल। मगध नरसिंहगुप्त को मिला, मालवा को भानुगुप्त ने तथा बंगाल को वैन्यगुप्त ने स्वतंत्र शासन घोषित किया। अपना अपना शासन 3 गुप्त साम्राज्य यहाँ से बट गया 3 भागों में। इन तीनों में नरसिंहगुप्त काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बार हुणों के राजा मिहिरकुल को पराजित कर दिया था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया। नरसिंहगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठे। कुमारगुप्त तृतीय जो हैं, उनके चांदी तांबे की जो मुहर 1889 में भिटारी, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में मिली थी, जिसमें उनके पिता नरसिंहगुप्त, दादा पुरुगुप्त के नाम का उल्लेख है। इससे क्या हुआ था कि बीच में कोई उल्लेख नहीं मिलने के चलते कई 2-3 राजाओं के इस वंशावली में काफ़ी वो हो गई थी कि कब और कहाँ से। तो जो कुमारगुप्त तृतीय थे, उन्होंने जो मुहर बनवाए थे, उनकी जो मुहर 1889 में जो भिटारी गाजीपुर में मिली थी, उसमें उनके पिता नरसिंहगुप्त और दादा पुरुगुप्त के नाम का उल्लेख था। कुमारगुप्त तृतीय की मुहर के बाद गुप्त राजाओं की वंशावली को स्पष्ट करने में मदद मिली। इसमें 3 गुप्त राजाओं के नाम दिए जो अब तक अज्ञात थे: पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त तृतीय की नालंदा मिट्टी की मुहर में पुरुगुप्त का उल्लेख कुमारगुप्त प्रथम के उनकी रानी अनंत देवी के पुत्र के रूप में किया गया है। कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में जो नालंदा की मिट्टी के मुहर मिले हैं, उसमें पुरुगुप्त का जो उल्लेख है कुमारगुप्त प्रथम के उनकी रानी जो अनंत देवी थी, उनके पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। कुमारगुप्त तृतीय और बाद के राजाओं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का पतन होता गया। कुमारगुप्त तृतीय को मलवा के अलिकरा शासक यशोधर्मन का सामना करना, जो सौदाणी में हुड़ राजा मेरुकुल को हराए थे और उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने चले थे। जेल जैन का मानना है कि इस संघर्ष के दौरान लगभग 540 ईस्वी में कुमारगुप्त तृतीय की हत्या कर दी गई और ये खबर सुनकर कुमारगुप्त तृतीय के जो पिता थे नरसिंहगुप्त ने आत्महत्या कर ली।
कुमारगुप्त तृतीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विष्णुगुप्त उत्तराधिकारी बने। जो कम प्रचलित हैं। विष्णुगुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा माना जाता है। 1927-28 की खुदाई के दौरान नालंदा में मिली उनकी मिट्टी के मुहर के टुकड़े से पता चलते हैं कि वह कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र और नरसिंहगुप्त के पोते थे। विष्णुगुप्त का शासनकाल 540 से 550 ईस्वी तक 10 वर्षों तक लगभग चला। इस कुमारगुप्त तृतीय से ही मतलब गिरता गया गुप्त साम्राज्य। इनका लगभग इसके बाद ख़त्म ही हो गए। कोई इन्हीं में से टूट के कोई अलग शासक बने। तो इस तरह गुप्त साम्राज्य लगभग 550 ईस्वी तक शासन किए। 275 ईस्वी से गुप्तोत्तर बिहार। गुप्तोत्तर बिहार उसको बोलते हैं जिसमें गुप्त साम्राज्य जो स्थापित थी बिहार में, जिनकी लगभग विष्णुगुप्त के बाद ख़त्म हो गए। जब उनका पतन हो गया तो उसके बाद के जो शासक रहे उनको गुप्तोत्तर बिहार कहा गया। लगभग 200 शताब्दी तक इन्होंने भी शासन किया था। गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन हो गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों और शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना करी। इसी राजवंश में एक उत्तर गुप्त राजवंश था जिसके संस्थापक थे कृष्णगुप्त, जो 500 ईस्वी में लगभग स्थापना की थी गुप्त वंश की। ये जो उत्तर गुप्त राजवंश था ये भी करीब 2 शताब्दियों तक शासन 750 ईस्वी तक शासन किए हैं। इसमें जीवितगुप्त द्वितीय जो अंतिम राजा थे, जो लगभग 750 ईस्वी में शासन किए थे, जो जानकारी है। इसके बाद पाल वंश का उदय होता है, जो पूर्व मध्यकालीन राजवंश है। पाल वंश लगभग 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 400 वर्षों तक बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर शासन किए। गोपाल पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। जो पाल शासक थे बौद्ध धर्म को मानते थे। वे बौद्ध धर्म के महायान और ब्रजयान संप्रदाय के समर्थक थे। बलाल कारिता में पाल को क्षत्रिय कहा गया। इस तरह पाल वंश की जो स्थापना है, पाल वंश मिनी बंगाल के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। बंगाल जिसके संस्थापक गोपाल थे, वो लोगों द्वारा चुने गए शासक बने थे। प्रथम पाल राजा और राजवंश के संस्थापक थे गोपाल, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किए। व्याप्ता का पुत्र एक योद्धा थे, जो व्याप्ता उनके पुत्र थे गोपाल, लोगों के एक समूह द्वारा चुना गया था। उनकी मृत्यु के समय पाल साम्राज्य में बंगाल और बिहार का अधिकांश भाग शामिल थे। जब गोपाल की मृत्यु हुई थी तब उनके शासनकाल में बंगाल और बिहार के बहुत सारे भाग शामिल थे। उन्होंने बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ में मठ का निर्माण करवाया था। बंगाल का पहला बौद्ध राजा भी माना जाता है गोपाल को। पाल वंश से भी बौद्ध धर्म को मानते थे। बंगाल के लिए पाल वंश स्वर्णयुग कहा जाता है। उसके बाद गोपाल की मृत्यु के बाद धर्मपाल उनके पुत्र जो थे सिंहासन पर बैठे 770 ईस्वी में। धर्मपाल के शासनकाल के दौरान पाल उत्तरी एवं पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। धर्मपाल एक धर्मपरायण बौद्ध थे। उसने काफ़ी मठ और बौद्ध विहार बनवाए। धर्मपाल ने ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
धर्मपाल ने कनौज की गद्दी से इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को आसीन किया। उसके बाद जब चक्रायुध को गद्दी पर बैठाने के बाद एक भव्य दरबार के आयोजन किया और उसमें अपने को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के समय प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ लगातार युद्ध होते रहे। धर्मपाल के ने ही प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। प्रतिहार के राजा नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने मिलकर धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय जो पाल वंश था शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, जो लगभग उत्तरी और पूर्वी भारत में फैले हुए थे। धर्मपाल के बाद उसके पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठे 810 ईस्वी में। धर्मपाल और रन्ना देवी के पुत्र एक राष्ट्रकूट राजकुमारी थी जो रन्ना देवी, उनके पुत्र थे देवपाल। वह कट्टर बौद्ध थे और उन्होंने मगध में कई मठों और मंदिरों का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आए थे। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल के समय पूर्वोत्तर में प्रज्योतिषपुर, जिसको असम बोलते हैं, उत्तर में नेपाल और पूर्वी तट पर उड़ीसा तक विस्तार किया अपने साम्राज्य को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए उन्हें 5 गांव अनुदान में दिए थे। देवपाल के बाद पाल वंश की पतन की शुरुआत हो गई। देवपाल के बाद पाल वंश के पतन शुरू हो गए। देवपाल बाद पतन शुरू हो गई। उसके बाद एक शक्तिशाली और बने महिपाल प्रथम, जो 998 से 1008 ईस्वी तक शासन, जिनको पालवंश द्वितीय का संस्थापक भी कहा जाता है। उन्होंने समस्त बंगाल और मगध को पुनः प्राप्त किया। महिपाल प्रथम थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने पाल वंश जो देवपाल के बाद पतन होने लगा था उसको पुनः विजित किया, बंगाल और मगध को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद रमापाल जो अंतिम शक्तिशाली पाल राजा थे। रमापाल के बाद उनके पौत्र कुमारपाल हुए, जिसमें फिर राज्य विघटित हो गया। मदनपाल बने जो 1144 से 1162 ईस्वी तक शासन किए थे। इनके बाद सेन राजवंश ने पालों का स्थान ले लिया। पाल वंश का पतन समाप्त हो गया और सेन राजवंश ने उनके जगह स्थान ले लिया। तो इस तरह पाल वंश का पतन हो गया। जो पाल वंश की विरासत थी वो 12वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य को हिंदू सेना राजवंश ने गद्दी से उतार दिया था। 12वीं शताब्दी में पाल वंश का पतन हो गया। बंगाली इतिहास में पाल काल को स्वर्ण युग में जाना जाता है। पाल वंश को बंगाल के इतिहास के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने शानदार मठ और मंदिर बनवाए। सोमपुर महाविहार जो अभी बांग्लादेश में, उद्वंतपुरी मठ, बिहार शरीफ। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों को संरक्षण प्रदान किया। पाल वंश के दौरान ही बांग्ला भाषा का विकास हुआ। पहली बंगाली साहित्यिक कृत्य चर्यापद का श्रेय इसी काल को दिया जाता है। इसलिए पाल वंश को बंगाल के लिए स्वर्ण इतिहास युग, स्वर्ण युग कहा जाता है।
लोकेश्वर शतक की रचना करने वाले बौद्ध कवि वज्रदत्त देवपाल के दरबार में थे। पाल साम्राज्य के कई बौद्धिक शिक्षकों ने आस्था का प्रसार करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की, जिसमें आतिशा ने सुमात्रा और तिब्बत में प्रचार किया। पाल राजाओं द्वारा संस्कृत विद्वानों को भी संरक्षण दिया गया था। पलाश के समय में गौड़पाद ने आगम शास्त्र की रचना की थी। पाल कला जो बंगाल और बिहार में मिलती है, उसका प्रभाव नेपाल, श्रीलंका, बर्मा और जावा के कला में देखा जाता है। ये उनकी पाल वंश की। इसके बाद जानते हैं बौद्ध धर्म और बिहार। बौद्ध धर्म का बिहार से क्या लगाव जुड़ाव। बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध पर ज्ञान की दिव्य रोशनी बरसाई गई थी। यह वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और अपने परिनिर्वाण की घोषणा की। इसलिए बौद्ध धर्म जो है बिहार से काफ़ी जुड़ा हुआ है। यहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी और यहीं से अपना पहला उपदेश दिए थे, और यहीं पे बिहार में ही अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। बौद्ध साहित्य क्या है? विनय पिटक। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम और कानून शामिल हैं। 3 पिटक हैं। सूत पिटक, यह बुद्ध के संक्षिप्त उपदेशों का संग्रह है, जिसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की तत्व मीमांसा शामिल है, यानी धार्मिक प्रवचन। जातक, यह बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लघु कथाओं का संग्रह है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लघु कथाएं। मिलिंद पन्नोह, इसमें यूनानी राजा मिंडार और बौद्ध संत नागसेना के बीच संवाद शामिल है। जो त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, ये चौथी बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किए थे, जिसको पाली भाषा में लिखे गए थे। ये जो तीनों पिटक हैं पाली भाषा में लिखे। तो बौद्ध धर्म बिहार का काफ़ी जुड़ाव रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से उन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया और अपना परिनिर्वाण भी घोषित किया। बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो क्या है? पहला, सर्व दुखम, जीवन दुख से भरा है। दुख समुद्र, इच्छा पुनर्जन्म और दुख का कारण है। दुख निरोध, इच्छा पर विजय प्राप्त करके दुख और पुनर्जन्म को समाप्त किया जा सकता है। गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग को पालन करके निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो जो बौद्ध के 4 सत्य हैं, उसमें सबसे पहला है कि जीवन दुख से भरा है, और दुख का कारण क्या? जो इच्छा है पुनर्जन्म और दुख का कारण है। इच्छा पर विजय प्राप्त करके दुख और पुनर्जन्म को समाप्त किया जा सकता है, और अष्टांगिक मार्गों का पालन करके निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? समाधिष्ठि मतलब पूर्ण या उत्तम दृष्टि, समा संकल्प पूर्ण भावना या आकांक्षा, समावाक्य सिद्ध या संपूर्ण भाषण, समाकम्मत अभिन्न प्रक्रिया, समाजीवा उचित आजीविका, समाव्यामा पूर्ण या पूर्ण प्रयास, ऊर्जा या जीवन शक्ति, समाशक्ति पूर्ण या संपूर्ण जागरूकता, समाधि पूर्ण अभिन्न या समग्र समाधि,
तो जो ये अष्टांगिक मार्ग है, इससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने बौद्ध में ये 4 सत्य बताए गए। जैन धर्म और बिहार। जैन धर्म और बिहार में क्या संबंध? सबसे महावीर जो थे, वर्धमान महावीर के आगमन के साथ जैन धर्म बिहार में जो है अस्तित्व में आया। जैन ग्रंथ के अनुसार वे 24वें तीर्थंकर थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने मोक्ष की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और इस कारण से उन्होंने निग्रंथ नामक एक तपस्वी समूह की प्रथा का पालन किया। जैनियों के मूल ग्रंथों को पूर्व कहा जाता था, तब उनकी संख्या 14 थी। तो जो जैन धर्म में वर्धमान महावीर के आगमन के साथ जैन धर्म भी बिहार में अस्तित्व में आया, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन ग्रंथ के अनुसार। जो तीर्थंकरों की सूची नेक्स्ट स्लाइड में है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर रहे हैं, सबसे पहले भगवान ऋषभ, जिनका प्रतीक था सांड। इनका जो निर्वाण स्थान था अष्टापद कैलाश। दूसरे जो तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक हाथी और निर्वाण स्थान समेट शिखर था। जो थर्ड तीर्थंकर थे संभवनाथ, जो उनके प्रतीक थे घोड़ा, उनका भी निर्वाण स्थान समेट शिखर है। जो चौथे थे अभिनंदन नाथ, उनके प्रतीक के रूप में बंदर और उनका भी निर्वाण स्थान जो था समेट शिखर। 5वें सुमित नाथ, जिनके प्रतीक थे लाल हंस और उनका निर्वाण स्थान था समेट शिखर। जो छठे तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो पद्म प्रभा, उनके जो प्रतीक थे कमल, उन्होंने भी निर्वाण स्थान जो था समेट शिखर का। सुपार्श्वनाथ, जो उनके प्रतीक थे स्वास्तिक, उन्होंने भी जो निर्वाण स्थान उनका था समेट शिखर ही था। चंद्रप्रभा, जिनका प्रतीक चंद्रमा और निर्वाण स्थान समेट शिखर। पुष्पदंत, मगरमच्छ और निर्वाण स्थान समेट शिखर। फिर शीतलनाथ, कल्प वृक्ष, उनके प्रतीक और जो निर्वाण स्थान थे समेट शिखर। श्रेयांसनाथ, जिनका प्रतीक गैंडा था और निर्वाण स्थान समेट शिखर। फिर नेक्स्ट जो तीर्थंकर थे वासुपूज्य, जो मादा भैंस और उनका निर्वाण स्थान चंपापुरी। फिर विमलनाथ, जिनके प्रतीक सुअर, उनका भी जो निर्वाण स्थान था समेट शिखर था। अनंतनाथ, जिनका प्रतीक शाही, समेट शिखर। धर्मनाथ, उनके प्रतीक थे ब्रज, वज्र, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। शांतिनाथ, हिरण प्रतीक था, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। कुंथुनाथ, बकरी जो प्रतीक थी उनकी, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। अरनाथ, मछली प्रतीक थी, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। मल्लिनाथ, कच्छा प्रतीक उनका था, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। मुनीश्वर्थ, कछुआ प्रतीक था उनका, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। नवीनाथा, ब्लू वाटर लिली, उनका प्रतीक था, समेट शिखर निर्वाण स्थान था। अरिष्टनेमी, शंख प्रतीक था, गिरनार पर्वत उनका निर्वाण स्थान था। पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनके सांप प्रतीक था, समेट शिखर उनका निर्वाण स्थान था। और भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे, शेर प्रतीक था, पावापुरी में उनका निर्वाण स्थान था। इस तरह जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उनके प्रतीक और निर्वाण स्थान हमने दिया है। जैन धर्म का क्या सिद्धांत था?
मूलतः 5 अवधारणाओं के इर्द गिर्द जैन धर्म का सिद्धांत घूमता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं, इसी 5 अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमता है जैन धर्म का। कठोर तपस्या और त्रिरत्नों का अभ्यास करके आत्मा की शुद्धि से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या और त्रिरत्नों का अभ्यास करके आत्मा की शुद्धि से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के न्यायवाद में कहा गया कि वास्तविकता अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकती है और इसलिए सापेक्ष हो सकती है और ज्ञान निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोस्टली सत्य, निष्ठा, अहिंसा इस तरफ बहुत शांत तो और मन अशांत नहीं होता अगर उनके हम उपदेशों को पढ़ें तो इस तरह पूर्व मध्यकालीन बिहार के साम्राज्यों की आज हमने विवरण कर दिया। बिहार के जो पूर्व मध्यकालीन राजवंश थे, साम्राज्य थे, उसमें मुख्यतः 2 मगध मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जो मुख्य हैं, जो लगभग भारत के कह सकते हैं 80% जगह जो आज की भारत शासन की जिसका केंद्र बिहार था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार के बगैर भारत प्राचीन में अधूरा था। तो नेक्स्ट सेशन में मध्यकालीन बिहार के बारे में चर्चा करेंगे और आधुनिक कालीन की। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत कोशिश किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा रख सकें, जो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो इसको जितना आप रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में आता रहेगा और अच्छा से बैठ जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।